नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। कहते हैं कि आज के समय में अगर किसी चीज की जरूरत है, आप घर से बाहर निकलते हैं तो वो है कॉन्फिडेंस की। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और ये कॉन्फिडेंस कई बार क्यों लो हो रहा है आजकल? हम देखते हैं कि जो ज्यादातर आज के युवा हैं वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं, उनके बाल गिर रहे हैं, उनकी स्किन पर एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जितना कारगर इलाज आयुर्वेद में है, ठीक उतना ही कारगर इलाज होम्योपैथी में भी है। तो आज हम जो आयुर्वेद है और होम्योपैथी, ये दोनों एक दूसरे से कितना अंतर रखते हैं, किस तरह से अलग हैं, दर्शकों को इसके बारे में कई बार जानकारी नहीं होती है। तो इस विषय को भी समझेंगे और आज तमाम पहलुओं पर करेंगे बात। हमारे साथ इस वक्त है डॉक्टर SPS बख्शी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आयुर्वेद और होम्योपैथी, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही चीज हैं, ये किस तरह से एक दूसरे से भिन्न है, अलग हैं? आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के बेसिकली जो रॉ मटेरियल है, हर्ब्स हैं, मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, वो सेम चीज़ है वो। लेकिन वो उनकी जो लॉ जो है वो डिफरेंट है। वो भस्म उनके अंदर बहुत चलते हैं, होम्योपैथी में भस्म चलते हैं, होम्योपैथी में पोटेंटाइज दवाई चलती है। और इट्स बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ सिमिलर्स। मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। ये एक जर्मन साइंस है, इट्स नॉट ए इंडियन साइंस। इट केम फ्रॉम जर्मनी। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने इसको 240 ईयर्स बैक डिस्कवर किया था। ही वॉज एन एलोपैथ। वो बड़े दुखी हो गए थे कि हम इतनी दवाइयाँ दे रहे हैं और पेशेंट को आराम नहीं आ रहा है, टेम्परेरी आराम आ रहा है, दवाई बंद करते हैं फिर शुरू हो जाता है। एलोपैथी सेपरेशन कर देती है, रिसेप्टर्स को रोक देती है, लेकिन क्योर नहीं करती है, जड़ से नहीं पकड़ती है। एक दिन जब वो मटीरियल मेडिका पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि क्विनीन व्हेन टेकन इन एक्सेसिव डोजेस प्रोड्यूसेस मलेरिया लाइक फीवर। नॉट मलेरिया, क्विनीन एक दवा है जो मलेरिया की दवाई है वो। तो ही से ये कैसे हो सकता है कि एक जो मलेरिया है लाइक सिम्टम ये प्रोड्यूस करेगी। ही स्टार्टेड टेकिंग थोड़ा 5 ग्रेन ईच शॉर्ट इंटरवल्स में। आफ्टर फ्यू डेज उनको वही 3 स्टेजेस मलेरिया की आई। मलेरिया की क्या 3 स्टेजेस होती हैं? बहुत ज़ोर से ठंड लगती है, वेरी हाई फीवर, और जब टूटता है बुखार, पसीना टोटली ड्रेंच। और ये 3 स्टेजेस 24 घंटे के अंदर फिर दोबारा आती हैं। देन ही डिस्कवर्ड ये क्या बात है। देन ही स्टार्टेड इन्वेंटिंग विद अदर मेडिसिन। फॉर एग्जांपल होम्योपैथी का एग्जांपल देता हूँ मैं। प्याज है जो आप रोज खाते हैं जी। उसकी बहुत फेमस दवाई होम्योपैथी में है जिसका नाम है LM-CIPA। अब जब प्याज काटते हैं तो आंखों में पानी आता है। वही दवा को हम बनाते हैं। बनाने का तरीका कुछ नहीं, सिंपल है। उसको हर्ब्स को लिए फार्माकोपिया में लिखा हुआ है, परसेंटेज कितना डालना है, अल्कोहल डालना है, डिस्टिल्ड वाटर डालना है। 3 वीक्स के लिए उसको मैसरेटिंग टैंक्स होते हैं, उसमें रोज उसको हिलाते हैं। उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के लेबॉर्ट्री में भेजते हैं, उसको चेक करते हैं उसके अंदर एल्कोलाइड्स हैं कि नहीं है, एक्टिव प्रिंसिपल है कि नहीं है। और उसको फिर लेके 1 ड्रॉप LM-CIPA प्याज का लेके 99 ड्रॉप्स अल्कोहल लेके उसको 10 बारी ऐसे शेक करते हैं। दैट बिकम्स 1 पोटेंसी। फिर उससे 1 ड्रॉप लेते हैं, फिर 19 ड्रॉप्स अल्कोहल से लेके फिर उसको मिक्स करते हैं, उसको डाइल्यूट करते जाते हैं और शेक करते जाते हैं। अब तो मशीनें आ गई हैं जो कि 6 पोटेंसी से लेके 30, 200, 1000, 10,000, 1 लाख टाइम डाइल्यूट है करती हैं। तो उससे आपने सुना होगा कि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज ये दवा क्रूड नहीं है जी। ये क्रूड ना होने के कारण इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथी, लॉ ऑफ सिमिलर्स। तो ही इंट्रोड्यूस व्हेन 2 डिजीजेस मीट इन ए बॉडी। एक तो हमने आर्टिफिशियल LM-CIPA जो मैंने एग्जांपल दिया, ये जो हम बनाते हैं जो फार्माकोपिया के हिसाब से। साथ में एक बार आपको बता दूं कि अल्कोहल हम क्यों यूज़ करते हैं होम्योपैथी में। अल्कोहल इज़ द बेस्ट नेचुरल प्रिजर्वेटिव। आपने लेबॉर्ट्रीज में देखा होगा कि जितने भी सैंपल्स हैं उसके अल्कोहल में रखते हैं जी। वो ख़राब नहीं होते हैं। तो आज होम्योपैथी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं डायल्यूशन की। आप 20 साल के बाद यूज़ करोगे काम करेगा वो। इसीलिए अल्कोहल यूज़ होती है होम्योपैथी में, बहुत थोड़ी मात्रा में। वो उड़ जाती है, उसका टेस्ट भी नहीं आता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेदा, होम्योपैथी,
लॉ ऑफ सिमिलर्स है हमारे, व्हेन टू डिजीजेस मीट इन बॉडी द स्ट्रॉन्गर वन विल एरेडिकेट द वीकर वंस प्रोवाइडेड इट इज सिमिलर इन एक्शन एंड डिफरेंट काइंड होगी। जो प्याज है, आप किसी को जुकाम लगा है उसको आप LNC पर देना शुरू करो, ठीक हो जाता है। वाह। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। अब तक जो मैंने आपके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि 50 साल का आपका करियर हो गया है और 18 लाख से ज़्यादा लोगों का सफल इलाज आप होम्योपैथी के जरिए कर चुके हैं। तो ये जर्नी कैसे रही आपकी, तब से लेकर अब तक इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ चैलेंजेस आए वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे 3 जनरेशन से ना होम्योपैथी घर में, मैं 2nd जनरेशन हूँ जी। मेरे फादर डॉक्टर KS बख्शी, वो 75 साल पहले उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी एंड और बहुत अच्छी प्रैक्टिस उनकी थी, वो रोरिंग प्रैक्टिस, जो 200 पेशेंट रोज देखते थे वो। और तो मुझे इंटरेस्ट बना एंड सिंपल, आज जितने भी होम्योपैथ्स हैं इनके बच्चे सारे ही होम्योपैथ बन रहे हैं, लड़की हो या लड़का। अब मेरी बेटियां हैं जी। मेरी दोनों बेटियां, मेरे ब्रदर की बेटी, हम तीनों दे ऑल होम्योपैथ्स। हमारी चेन ऑफ क्लिनिक्स हैं, हमारा होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, होम्योपैथी की सब कुछ है। तो अभी तो बहुत स्कोप है। लोग बोलते हैं आप एक्सपोर्ट पे ध्यान क्यों नहीं देते। हिंदुस्तान तो पहले सर्व कर लो, 140 करोड़ की आबादी है। एंड आपको एक सुन के हैरानगी होगी, होम्योपैथी दिस ईयर हैज़ ग्रोन बाय 26%। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रैक्टिसिंग साइंस इन द वर्ल्ड। आयुर्वेदा प्रैक्टिसिंग साइंस नहीं है, वो नंबर 2 में नहीं आ रही है। आप हमारे होम्योपैथ देखेंगे, आप दिल्ली में फॉर एग्जांपल 1000 में आपको होम्योपैथ दिखा दूं जो प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ आयुर्वेद देखेंगे, वो एलोपैथी शुरू होगी उनके अंदर, बैकडोर एंट्री शुरू हो गई है। वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको दिल्ली में 10 आयुर्वेद डॉक्टर वैद्य नहीं मिलेंगे जी। जो बड़ी दुख की बात है। ये मैं हमेशा बोलता था कि ये साइंस मर जाएगी, आयुर्वेद इज अ ब्यूटीफुल साइंस, लेकिन एलोपैथी घुसने से क्या सप्रेशन, जो मैंने बोला आपको, उसको सप्रेस कर देगी, आयुर्वेदा खत्म हो जाएगा ऐसे। तो होम्योपैथी इज गेटिंग पॉपुलर नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मेरिट्स अलोन बट बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथी। लोग टूट के आ रहे हैं हमारे पास, जी मेरे बच्चे को जी खांसी जुकाम था, वो अस्थमा बन गया, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के इनहेलर छुड़वाओ, निबुलाइजेशन छुड़वाओ। और हमारा कोई भी होम्योपैथ विद इन 4 to 6 weeks मैक्सिमम 2 months में अच्छा रिलीफ दिखा देगा। आपके इनहेलर्स बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। ठीक है सर, अभी आपने बताया कि आपकी पीढ़ियां भी होम्योपैथी में थी, अब आपके जो बच्चे हैं वो भी इसमें अपना फ्यूचर बना रहे हैं, करियर बना रहे हैं, लेकिन हमारे स्क्रीन पर बहुत सारे ऐसे युवा बच्चे भी होंगे जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे होंगे और उनके मन में भी जाहिर सी बात है कि ये प्रश्न आया होगा कि अगर हम भी होम्योपैथी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हम कहाँ जाएं, रास्ता कहाँ से है, तो उनको भी रास्ता दिखाइए। देखिए ये तो आज की सिचुएशन तो डिफरेंट है। मेरे फादर पहले आर्मी में थे, 32 साल की उम्र में उन्होंने 1947 में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली और इंस्टीट्यूशन क्वालिफाइड, एक ही कॉलेज होता था उस टाइम कलकत्ता में, वहाँ पढ़ के आए और होम्योपैथ बने जी। और आज सिचुएशन क्या है, वी हैव गॉट 268 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस, जिसमें 37 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जी। और उसके अंदर 5.5 साल का डिग्री कोर्स भी सेम नीट के अंदर हमारे बच्चे आते हैं। एलोपैथी के अंदर, आयुर्वेदा के अंदर, डेंटल में, होम्योपैथी में, इवन यूनानी में, सिद्धा में, दे हैव टू फर्स्ट पास थ्रू नीट। वो एग्जाम पास करेंगे, उनकी चॉइस है कि कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं, वो लिखते हैं हमें इस कॉलेज पे जाना है एंड वहाँ से एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। आपको मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि मैं 91 में आई वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट इलेक्टेड काउंसिल कॉल्ड सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, जो सारी एजुकेशन हिंदुस्तान की कैरिकुलम बनाती थी, कितने घंटे क्लासेस होनी चाहिए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था। व्हेन आई टुक ओवर इन 91 देयर वर ओनली 84 कॉलेजेस। आज देखिए 30 साल में 268 हो गए। तो दिस शोज द ग्रोथ ऑफ होम्योपैथी, द डिमांड ऑफ होम्योपैथी। लास्ट 2 साल में 81 कॉलेजेस आए हैं जी। अब गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है कि दे डोंट वांट मोर कॉलेजेस, दे वांट क्वालिटी कॉलेजेस। उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं कि अब इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके आ रहे हैं, उनका पूरा अच्छा सेटअप होना चाहिए और कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कम से कम हॉस्पिटल में 200 पेशेंट आए फिर परमिशन देंगे उनको। पहले जो आता था एप्लीकेशन डाल रहा है, कॉलेज शुरू कर दिया उसने, हॉस्पिटल नहीं भी चल रहा था। तो गवर्नमेंट हैज़ बिकम वेरी स्ट्रिक्ट। इससे क्वालिटी आएगी, जो अच्छे कॉलेज हैं चलेंगे, जो गंदे कॉलेज हैं वो नेचुरली
वो उनकी नेचुरल डेथ हो जाएगी। तो ये इसलिए हो रहा है, होम्योपैथी की डिमांड है। होम्योपैथी की डिमांड इसलिए है, उसके रिजल्ट्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो होम्योपैथी की है, बीमारी जड़ से पकड़ती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है जी। और बच्चे बड़े आसानी से ले लेते हैं इसको। तमाम बीमारियों को लेकर भी मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करूंगी, लेकिन डॉक्टर साहब पहले हमारे दर्शकों को वो बात बताइए जिसको शायद बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं। आपकी जर्नी को लेकर हम यहाँ पर बात करें तो अर्निका शैम्पू से शायद शुरुआत हुई थी और उसके बाद कॉलेज तक का ये जो सफ़र रहा, तो उसको भी आप साझा करें आज। देखिए, मैं ना नेचुरल एज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, मेरे पास 50 साल पहले लोग आके पूछते थे, डॉक्टर साहब मैं बाल गिर रहे हैं, आप दवाई दे रहे हैं, मैं शैम्पू कौन सा यूज़ करूं? जी। और होम्योपैथी में कोई शैम्पू नहीं आता था। एक आर्निका हर्ब है, जो आंवला होता है ना, होम्योपैथी में आर्निका होता है। जी। तो आर्निका हेयर ऑयल बनते थे। इससे डॉक्टर साहब कोई होम्योपैथी शैम्पू नहीं है, कोई आर्निका शैम्पू नहीं है। एक पेशेंट ने मेरे को ये बोला, और एक मेरी लाइन याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ, अपॉर्चुनिटी फेवर्स प्रिपेयर्ड माइंड। मैं ढूंढ रहा था उसको जी। मैं ढूंढ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं शैम्पू कैसे बनाऊं। आने का वर्ड को मैंने कैच कर लिया। तेल तो लाखों बॉटल्स बिक रही हैं, बट देयर इज नॉट अ सिंगल शैम्पू। तो आई वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट सनी आनिका शैम्पू, एंड शॉकिंगली आज से 40 साल पहले पहली इनवॉइस 6000 की, 40 साल पहले 6000 की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। वी मेड इट वाज सोल्ड आउट एंड रिपीट ऑर्डर्स। तो हमें पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। देन वी गो वेंट इनटू cosmetic range and other things, and then homeopathy manufacturing, and today with the hard work and bhagya, मैं भाग्य को बहुत मानता हूँ। we have got we are as the Indian manufacturer, we are the largest in the country today. Bexon का 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, चौथी भी आ रही है, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है। तो जर्नी बहुत अच्छी रही है। लेकिन मैं एक बात आपको बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ कि शैम्पू तो हमने बनाया, लेकिन सिर्फ शैम्पू के साथ अगर आप बोलो मैं बाल गिरना रोक दूंगा, वो गलत है। एज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर मैंने आज तक आने का शैम्पू मिस यूज नहीं करा कि लगा लो जी बाल गिरेंगे, रुक जाएंगे, नहीं। द कॉज इज इंटरनल, हैज टू बी ट्रीटेड इंटरनली। दीज आर एक्सटर्नल सिम्टम। एक्सटर्नल सिम्टम्स आर क्राई ऑफ हेल्प ऑफ इंटरनल डिसऑर्डर। आप उसको पकड़ो जी। नाली में कचरा आ रहा है, आपने डंडा मार दिया, कचरा हट गया, लेकिन जब कचरा आना बंद नहीं करोगे, आपकी एक एलर्जी से उसका कॉज नहीं ढूंढोगे बाल गिरने का, वो वापस गिरेंगे। तो सिर्फ शैम्पू से मत जाना, मैं बोल रहा हूँ एज ए मैन्युफैक्चरर बोल रहा हूँ। आप सोचो, मुझसे पूछते हैं जी तो आप क्यों नहीं रिकमेंड करते, मैं कहा जी आई विल रिकमेंड दिस शैम्पू, इट इज़ लेस टॉक्सिक। लेकिन आप बोले इससे बाल गिर जाए रुक जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपकी जब तक आप अंदर की दवाई नहीं खाएंगे, बाहर का शैम्पू अकेला काम नहीं करेगा। ठीक है, ये तो शैम्पू को लेकर यहाँ पर बात हुई डॉक्टर साहब, लेकिन क्या कुछ और मुख्य कारण आप मानते हैं? जिस तरीके से हम आज के समय में देख रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जो युवा हैं मतलब उनके बाल इतने ज़्यादा गिर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है ऐसे में, तो इसका क्या कुछ और कारण हो सकता है? सिर्फ बाल गिरने के सिर्फ पॉइंट नहीं है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है एलर्जीज की। जी। एलर्जीज का मतलब आप बोलेंगे जी किस चीज़ से एलर्जी है? बड़ा इग्नोरेंट क्वेश्चन है। किसी चीज़ से एलर्जी नहीं होती है। एलर्जी इज ऑलवेज हेरिडिटरी, जिसको हम बोलते हैं एंडोजेनिक एलर्जी। ये माँ बाप से आती है। जब भी मैं केस हिस्ट्री लेता हूँ, पहले माँ बाप की मैं हिस्ट्री देखता हूँ कि दादा दादी नाना नानी में क्या तकलीफें हैं। और जो लेटेस्ट रिसर्च से हमें ये पता लगा कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो व्हीट और राइस और वेजिटेबल्स में डले हुए हैं, केमिकल्स। माँ के दूध के अंदर आप टेस्ट करिए ना अपना ब्लड, आपके अंदर, मेरे ब्लड के अंदर 100% केमिकल्स आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? पानी आप पी रहे हैं, क्लोरीन है। क्लोरीन जो कीड़ा मारता है आपको नुकसान नहीं देगा। टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं, जो झाग बनती है वो साबुन है, सोडियम लॉरल सल्फेट बोलते हैं उसको। आप पॉइजन 3% सुबह खा रहे हैं, 3% शाम को खा रहे हैं। जितना आप केमिकल्स खाएंगे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड खाएंगे और नेचर से दूर जाएंगे, बॉडी इज बिकमिंग क्राई ऑफ हेल्प, मुझे बचाओ। आपको उसको डिटॉक्स करना पड़ेगा। तो ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी जो आपने बात बोली है, एक कारण उसका सिंपल है, हेरिडिटी। मैंने देखा कि जिनके घर में बाल जो बहुत जल्दी सफ़ेद होते हैं, और उनके साथ मैंने देखा कोल्ड, जुकाम, जिन फैमिली में नज़ला कहते हैं ना बहुत है, उनके बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। नज़ला भी जो होता है वो एलर्जी से होता है। तो आप बोलो कि मैं बाल रोकने कैसे हैं,
काले लाने के लिए, जी उसका सिर्फ एक ही तरीका है, प्लीज जितना भी आप टॉक्सिक चीजें कम खाओ, जितनी बाहर की चीज, अब जितनी मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, एनर्जी ड्रिंक्स हैं जितनी ये पीते हैं आप, जी मैं नाम नहीं लेना चाहता कि मैन्युफैक्चरर्स को बुरा लगेगा, उसमें क्या डाला हुआ है? केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है। बच्चा पैदा हो रहा है, उसको आदत पड़ गई है, वो फ्रिज खोलता है, टीवी में ऐड देखता है, वो लेता है। तो केमिकल से दूर रहो। ये जो इतने हम फास्ट फूड खा रहे हैं, इट्स नॉट गुड। इंडियंस की हेल्थ इज मच बेटर देन यूरोपियंस। उनका खाना देखिए, क्यों खाना है उनका, कोई ऑफिस में हैमबर्गर मंगा लिया, सैंडविच मंगा लिया और ब्रेड मंगा ली। हमारा कितना अच्छा खाना है, एक्सेलेंट खाना है। जब तक आप अच्छा खाना नहीं खाओगे, आप केमिकल्स को अवॉइड नहीं करोगे एंड उसके ऊपर एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो ये बाउंड टू सफर। मेरे की नोट है एक्सरसाइज, क्योंकि वो जितनी भी एक्सरसाइज करोगे आपका पसीना आएगा, पसीने से टॉक्सिन निकलेंगे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एलिमिनेशन एंड माइंड इज रिलैक्स्ड। लॉ ऑफ न्यूट्रिशन, भूख अच्छी लगेगी, अच्छा खाओगे। एक दिन आप 7 दिन 10 दिन एक्सरसाइज करो, अच्छी एपेटाइट हो जाएगी। 2 दिन एक्सरसाइज नहीं करो, आपको भूख भी नहीं लगेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है टू रिमेन हेल्दी। डॉक्टर साहब ये भी बताइए, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे पूछी थी, वो सवाल मेरा रह गया था कि बहुत सारे लोग जो अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या वो होम्योपैथी की दवाइयाँ भी ले सकते हैं? वो लेना पड़ेगा। एक आदमी जिसको अस्थमा है, इनहेलर्स लेके आ रहा है, न्यूबलाइजेशन ले रहा है, हाउ कैन यू सडनली स्टॉप? आप उसके सिम्टम्स लो, अपनी दवाई दो, वो आता है आपके पास 1 हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद, उसके सिम्टम नोट करो, वो कहता है आई एम फीलिंग बेटर। फिर आप ऐसा कर सकते हो जी, हफ्ते में 1 दिन एलोपैथी बंद कर दो जी, फिर और दवाई दीजिए। वो कहते हैं आई एम फीलिंग फर्दर बेटर। आप करो जी, आप मंडे को बंद की तो आप थर्सडे बंद कर दो, 3 दिन का गैप करके। सो यू हैव टू टेपर इट ऑफ स्लोली, बट सडनली यू कैन नॉट टेपर इट ऑफ, और सॉरी स्टॉप इट, यू कांट डू इट। विड्रॉल सिम्टम होंगे, पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा और भाग जाएगा और होम्योपैथी को गाली देगा वो जी, कि मेरे को तो मार दिया होम्योपैथ ने। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है जी, डायबिटीज है, थायराइड है, ये लाइफ लॉन्ग तंग करती हैं आपको जी, और जेनेटिक होती है, माँ बाप से आती है। हाउ कैन यू स्टॉप एलोपैथी मेडिसिन? हेमरेज हो जाएगा उसको हाई ब्लड प्रेशर में। एक पेशेंट था, उसको मैं बोला कि आप साथ में दवाई खाइए, आपको बहुत बीपी ज़्यादा है। नहीं जी, नहीं कुछ नहीं होता मेरे को, अभी तक तो हुआ नहीं। सडनली वन डे व्हेन आई वाज वॉकिंग, में क्लिनिक देखा उसको ऐसे ऐसे चल रहा था। क्या हो गया? जिसको पैरालिसिस का अटैक पड़ गया। लकीली ही रिकवर्ड इमीडिएटली, वो उसने ली। आपको अपनी लाइफ से नहीं खेलना है। जो लाइफ लॉन्ग जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम्स, इनकी दवाइयाँ आपको लेनी है और एक्सरसाइज करनी है। एंड योगा, आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ योगा। अलोम विलोम कपाल भारती अलोन जी आपकी सारी आदि प्रॉब्लम्स खत्म कर देगा। आधा घंटा दो ना उसको। आप 24 घंटे में 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं दे सकते अपने लिए एक्सरसाइज। योगा करिए एंड सी, सारा वर्ल्ड को हिला के रख दिया स्वामी जी ने। बिल्कुल सही आपने कहा, जिंदगी से अपनी खेलना नहीं है, बल्कि जिंदगी को हमें एंजॉय करना है, बचाना है, एंजॉय करना है। सही आपने कहा सर। सर ये भी बताइए कि जैसे शुरुआत में आपने कहा था कि जो होम्योपैथी की दवाइयां हैं वो कोई साइड इफेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं छोटे बच्चे इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं, उनको नहीं पता होता है, वो सोचते हैं कुछ मीठी मीठी सी गोली हैं, हम भी खा लेते हैं। तो क्या ज़्यादा मात्रा में होम्योपैथी दवाइयों का अगर सेवन कर सकते हैं तो क्या कुछ असर पड़ सकता है या नहीं? होम्योपैथी 2 टाइप्स की मेडिसिन होती है। एक मदर टिंचर्स होती है क्रूड फॉर्म में, जैसे मैंने बताया कि वो टिंचर बनती है, वो पियोगे तो नुकसान देगी डेफिनेटली, क्रूड है वो। लेकिन पोटेंटाइज अगर लेंगे आप, वो बिल्कुल नुकसान नहीं देंगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं आपकी दादी, तो मेरे फादर भी होम्योपैथ थे, तो मैं जाता था क्लिनिक में, जाके शीशी निकाली, मुंह डाली, बंद करके रख के आ जाता था। मैं फादर को नहीं बताता था। मेरे को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। अब आपके साथ एक क्वेश्चन और होगा, होम्योपैथी में प्रेगनेंसी में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? जी। बड़े लोग पूछते हैं। इट इज एब्सोल्युटली सेफ। एग्जाम्पल मैं अपना देता हूँ। मेरी माँ ने 9 महीने होम्योपैथी दवाई खाई थी, मेरे फादर ने प्रिवेंटिव दवाई दी थी। हमारे घर के अंदर माइग्रेन की टेंडेंसी बड़ी थी, तो ही सेड मैं ये दवाई देना चाहता हूँ प्रिवेंटिव। तो मेरी माँ को 9 मंथ्स उन्होंने होम्योपैथी दवाई दी। जब मैं when she conceived, मैं आया, मेरे को आज तक ना वो बीमारी हुई है, और मैं बिल्कुल फिट हूँ। मेरी माँ भी 93 की एज में गई है। होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं अगर पोटेंटाइज फॉर्म में लोगे, लेकिन अगर क्रूड फॉर्म में ले लोगे, अब उस होम्योपैथी में आर्सेनिक भी है। आर्सेनिक तो पॉइजन है, सांप से भी बनी है। लैकेसिस जो कोबरा है, उसकी भी दवाई बनी, इसका नाम है लैकेसिस।
वो अलाउड ही नहीं आपको लो पोटेंसी में आपको देना, कोई गलती से ले लेगा तो साइड इफेक्ट होगा ना। जी जी जी, यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आपने प्रेगनेंसी को लेकर यहाँ पर बात करी तो सवाल मेरे दिमाग में आया। हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी हो जाता है तो झाइयाँ उनके चेहरे पर काफी आ जाती हैं। जी, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जो युवा हैं, चाहे लड़कों की बात करें चाहे लड़कियों की बात करें, उनके चेहरे पर भी बहुत ज्यादा झाइयाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो इसका क्या कुछ कारण है और होम्योपैथी में क्या कुछ इसका इलाज? झाइयों के साथ एक नई चीज और उनके साथ देख रहा हूँ बच्चों में, टैनिंग ऑफ स्किन। धूप में 10 मिनट खड़े हो गए, आधा घंटे, स्किन टैन काला हो रही है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ मिस यूज ऑफ केमिकल्स। आप जितने केमिकल्स की चीजें खाएंगे आप सफर करेंगे। और जो बीमारियां आपके माँ बाप से आई हैं, मेरी रिसर्च ये बोलती है एवरीथिंग इज हेरिडिटरी। सब कुछ माँ बाप से आता है। इवन सच बोलना झूठ बोलना माँ बाप से आता है। सेंटली पेरेंट्स प्रोड्यूस सेंटली चिल्ड्रन। बदमाश क्रिमिनल्स, सॉरी नलायक पॉलिटिशियंस, उनकी औलाद कभी ठीक हो सकती ही नहीं है। आप देखते हैं रोज इस चीज को। तो ये बीमारियां भी माँ बाप से आती हैं, ये भी संस्कार हैं, अच्छे संस्कार गंदे संस्कार। तो अगर आपको दिख रहा है कि घर के अंदर एलर्जीज हैं, शुरू से ही बच्चे को होम्योपैथी में डालो ना, उसकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी। ए सिंपल टेंडेंसी टू कैच कफ एंड कोल्ड नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा, टॉन्सिल से शुरू होता है। पहले दिन से उसको होम्योपैथी में रखो ना, कैसे नहीं उसकी हेल्थ इंप्रूव करेगी। आज इतना जबरदस्त बून आ गया होम्योपैथी का, इसीलिए आया कि साइड इफेक्ट नहीं, अब लोगों को अवेयरनेस पैदा हो रही है। तो आई थिंक कि ये झाइयाँ वाली बात बोली है, जितना आप कॉस्मेटिक्स यूज करेंगे, कभी आपने लिपस्टिक को बनते देखो, कितने केमिकल्स उसके अंदर, और कौन सी लड़की नहीं लगा रही उसको, फाउंडेशन क्रीम्स लगा रहे अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। आपको स्किन खराब कर रहे हो आप। डोंट अप्लाई टू मच ऑफ कॉस्मेटिक्स, बी नेचुरल। 2-3 चीज़ें और हैं सर जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आज के समय में जो ज़िंदगी है वो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, कंपटीशन का दौर है, हर कोई भाग रहा है अपनी ज़िंदगी में। ऐसे में तनाव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और लोग, मैं देखती हूँ कि 2 सीढ़ियाँ ही चढ़ते हैं, सांस फूलने लगती है। तो ये क्या कुछ प्रमुख कारण है और इनसे हम कैसे बच सकते हैं? मैं आपको बड़ा सिंपल सा बताता हूँ। सांस का फूलना इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एलर्जी। जी, आपने इन्वेस्टिगेशन करा लो, हार्ट चेक करा लो। लेकिन अगर आपकी फैमिली में अस्थमा है, दमा जिसको बोलते हैं, या स्किन की तकलीफ है, स्किन है रेस्पिरेटरी है वन, या अस्थमा है, ये स्किन है। अगर आपके घर में आपको खांसी जुकाम रहता है किसी को, उसकी स्किन सेंसिटिव होगी। एलर्जी 4 जगह अटैक करती है। नंबर 1 स्किन, जहाँ स्किन है वहाँ रेस्पिरेटरी है, और दूसरा पेट और जोड़ों का दर्द जितने भी हैं, आर्थराइटिस ग्रुप जो बोलते हैं, वो पेट से शुरू होते हैं सारे। तो ये चारों चीजें जो है इसको बोलते हैं एंडोजेनिक एलर्जी। और सांस फूल रहा है और गला सेंसिटिव है उसका, ठंडी खट्टी चीज खाई जी, गला खराब हो गया, खांसी जुकाम हो गया, इमीडिएटली होम्योपैथी लो, यही बिगड़ के अस्थमा बनेगा। ए सिंपल नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली दिस कफ एंड कोल्ड टॉन्सिलाइटिस लीड्स टू ब्रोंकाइटिस। तो ये बहुत सिंपल है। ये सांस तो मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, विद इन 4 वीक्स में आप डायग्नोसिस प्रॉपर कर लो। हार्ट की वजह से तो नहीं है, किसी और कारण तो नहीं है, एलर्जी की हिस्ट्री मिल रही है, एलर्जी के बेस के ऊपर उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप करने की दवाई दो, सारे ठीक है। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये तो मेरी फील्ड है एलर्जीज, इसी में तो मैंने इतने लाखों पेशेंट देखे हैं मैंने। तो इतना क्लियर हूँ मैं कि सांस इज नॉट ए प्रॉब्लम, उसका कारण देखिए, और होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और बचपन से शुरू कर दोगे तो अस्थमा नहीं बनेगा बच्चे का। ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बात बोल रहा हूँ। आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ का बच्चा ले जाओ, वो सारे ठीक करेंगे। और हमारे तो क्लिनिक्स में रोज का काम है ये। हमारे यहाँ पर इनपुट में एक बच्चा काम करता है, उसका एक सवाल था कि मैम मेरा सवाल ज़रूर पूछिए। उसका कहना है कि मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती है, डॉक्टर साहब से पूछिए कि क्या कर सकता हूँ उसके लिए। नींद नहीं आने का 3-4 कारण है जी। एक जेनेटिक, फिर बोल रहा हूँ, माँ बाप के अंदर भी सिम्टम होते हैं ये जी। कई पेशेंट देखे जो रात को पूरी रात नहीं सोते हैं, कई है बहुत थोड़ी स्लीप उनको आती है, कई है जिनको आती ही नहीं है, जेनेटिक कारण तो नहीं है, उसको फिर उसके अलग दवाइयाँ आएंगी। और दूसरा है स्ट्रेस की वजह से, कोई स्ट्रेस तो नहीं है उसको। और कई जो है बहुत सेंसिटिव लोग हैं, छोटी सी बात पकड़ ली उस पर ब्रूड करना शुरू कर देते हैं, ये भी जेनेटिक होता है जी। खुश रहना, सोबरनेस आना, चंचल बुद्धि होना, ये भी माँ बाप से आती है जी। पेशेंट देखे मैंने
बुरी हालत है उनकी दर्द की या बीमारी की, हंस रहे हैं। फिर मैं पूछता हूँ आपके माँ बाप में कौन खुश रहता है? कहते दोनों खुश रहते हैं। हाँ। और एक आदमी है जिसको हल्की सी तकलीफ है, दिमाग चाट जाता है, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे ये हो गया, मुझे ये भी सेंसिटिव नेचर भी ऊपर से आई है। सेंसिटिव नेचर, जेनेटिक कॉज एंड एक्सरसाइज। मैं फिर बोल रहा हूँ, बॉडी को इतना थकाओ, एक्सरसाइज करो, अच्छी नींद आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? और कईयों को कारण है, एक लेडी आई उसने मुझे बोलती है जी मैं रात को नींद नहीं आती है। अच्छा जी, सिम्टम लिए, कोई भी नहीं मिला। दिन को वो 4 घंटे सोती है, तो रात को कैसे सोएगी वो? ऐसा स्टॉप करती है जी, फिर बहुत नींद आती है। मैं उसको रोको और एक्सरसाइज करो। अब कहती है रात को नींद आ रही है, तो आप उतना सो जितनी ज़रूरत है। सियास्ता लो आधे घंटे का, 15 मिनट का, बस। अब 4 घंटे सोगे तो रात को कैसे सोगे आप? कुछ दर्द ऐसे होते हैं जैसे कि अक्सर परिवार में देखने को मिलते हैं, सिर दर्द हो गया, पैरों में दर्द हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाती है कई बार। तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी होम्योपैथी की दवाएं जो हम घर में रख सकते हैं? पैरों की सूजन के बारे में बात करी आपने जी, सर में दर्द के बारे में बात करी, बॉडी एक्स बताए। यू विल बी सरप्राइज्ड, आप गूगल्स खोलो, जो माइग्रेन सर में दर्द होता है ना, सर में दर्द उसको बोलते हैं माइग्रेन। उल्टी आती है, कई बार चक्कर आते हैं। माइग्रेन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद आर्थराइटिस। मैं 45 साल से बोल रहा हूँ कि माइग्रेन और आर्थराइटिस सेम चीज़ है। और पैरों की स्वेलिंग जो हो रही है, ये भी आर्थराइटिस पेशेंट्स को होती है। आप जब मैं ये बातें बोल रहा हूँ, इमीडिएटली सोचो जिसको है उसके माँ बाप में किसको जोड़ों का दर्द है। सिर्फ जोड़ों मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, आर्टिकुलर, नॉन आर्टिकुलर। मांसपेशियों में इसको बोलते हैं माइल्जिया, फेसाइटिस, टेंडनाइटिस, मसल्स में पेन है। जो जॉइंट्स की ये हैं टेंडेंस, इसमें आर्टिकुलर बोलते हैं इसको। ये अगर आपकी फैमिली में है किसी को भी, नानी नाना दादा दादी मासी मामा सारे निकाल लो, अगर नहीं है, मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, मुझे आप एक पेशेंट दिखा दो जिसके घर के अंदर जुकाम, स्किन, पेट और जोड़ों का दर्द नहीं है। वी आर ऑल वॉकिंग पैथोलॉजिकल लैब्स। There is one chronic disease lurking in the body in the form of skin, respiratory, stomach and joints, and all are aggravated because of lack of exercise and lack of correct medicine. Pain, don't take any painkiller. होम्योपैथी दवाई लो, नेचुरोपैथी लो, योगा करो। योगा इज द बेस्ट फॉर्म टू कंट्रोल आपके दर्दें। स्वेलिंग की तो मैं कॉन्फिडेंस से बात बोल रहा हूँ, मैंने एक नहीं जी, हजारों नहीं, लाखों पेशेंट्स में देखा है जिनके पैरों में स्वेलिंग है, किडनी के उनके सब चीज़ें ठीक हैं, क्या कहते हैं एल्ब्यूमिन नहीं और नॉर्मल है। देन स्वेलिंग का कारण एक ही है, आर्थराइटिस। उसको ट्रीट करो और वो ठीक होगा, राइट। अब आर्थराइटिस के साथ में डाइट आती है नेचुरोपैथी की, दही, लस्सी, कड़ी, उड़द की दाल, राजमा, तरबूज, खरबूजे जिसकी तासीर ठंडी है, वो लो, देखो आपका क्या हालत होता है। आप मैदे की चीज़ें खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, दर्दें बढ़ जाएंगी आपकी। एक्सरसाइज एंड होम्योपैथी, योगा विद नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी इज डाइट, ये आप करो। मैं एक नहीं हज़ारों पेशेंट देख चुका हूँ, सारे ठीक हैं। हाँ, हमारे पास जब पेशेंट बिल्कुल लेट आता है, जब हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, एक घुटने में जो दर्द है वो चिपक गया ऐसे, इसके तो नया जीवन चाहिए, तो काट के फिर नए जोड़ेंगे। लेकिन वो चीज़ आने मत दो, घर से देखो आपके माँ बाप में क्या क्या बीमारी है, उसके लिए प्रिवेंटिव होम्योपैथी में आ जाओ। 100% मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। कैसे नहीं रिलीफ आएगा? उसको आएगा रिलीफ, क्योर होगा, रिलीफ नहीं आएगा, और एक नया जीवन उसको मिलेगा एक्सरसाइज करेगा तो। कहा जाता है कि होम्योपैथी की दवाइयों का अगर कोई इस्तेमाल करता है, उनका सेवन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को चाय, कॉफ़ी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सही है या गलत है? ये धारणा आज से 50 साल पहले थी जी। ये कॉफ़ी नहीं पीनी, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना। मैं एज ए चाइल्ड मैंने प्याज को मुक्का मार के खाया, मैं काट के मज़ा नहीं आता जी। उसको मुक्का मार के तोड़ के, या छोटा सा था, मैं दरवाजे के अंदर देता था उसको, प्याज को, यू नो, अखरोट तोड़ते हुए तो बहुत लोगों को देखा मैंने, प्याज को ना उस तरीके से मैंने लिया जी। और मैंने होम्योपैथी दवाई हमेशा खाई है, एंड इट हैज वर्कड। तो मैं अपने फादर को कहता था कि मैं कॉफ़ी भी पीता हूँ, मैं वेरी फॉन्ड, मैं रोज कॉफ़ी पीता दो, और होम्योपैथी भी लेता हूँ। अभी मेरे जेब में पड़ी, मेरा गला खांसी जुकाम चल रहा है, उसके लिए ले रहा हूँ मैं। इट वर्क्स ब्यूटिफुली। मैं इतना कॉन्फिडेंस से बात बोलता हूँ, एक हमारी दवाई आती है थ्रोटेड वैक्सीन्स की, आप गोलगप्पे में डाल के लो, वो काम करेगी। एक गोली पहले खाओ, एक गोलगप्पे में डालो, एक उसके बाद खाओ, गला नहीं खराब होगा आपका। तो इट वर्क्स। ये गलत धारणा है कि ये कॉफ़ी लेना, प्याज नहीं लेना, आधा घंटा पहले कुछ नहीं खाना, आधा घंटा बाद में कुछ नहीं खाना। अरे 4 बारी दवाई तो बेचारा 4 घंटे तो मर गया हो, घड़ी देखता रहेगा वो। मैं अब मुँह धो लूँ,
मैं दवाई खा लूँ, नहीं ऐसा नहीं है, 5 मिनट का गैप रखो अगर रखना भी है तो। मैं तो नहीं करता ऐसा परहेज फालतू में। पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी और सबको रिलीफ है। जब मैं स्टूडेंट था 55 साल पहले, तो मेरे को डिबेट में ये बोला था यही में, और मैंने कहा नहीं होम्योपैथी के साथ खा सकते हो, मुझे कोई प्राइज़ नहीं मिला। जब मैं प्रेसिडेंट बन गया काउंसिल का तो मेरे प्रिंसिपल मिला मेरे को, मैं कहा सर आपने मेरे को तो उस टाइम तो कोई काउंसलेशन प्राइज़ भी नहीं दिया, और अब तो मैं लेक्चर देता हूँ तो आप ताड़ी मार रहे हो। हाँ, कहते भाई उससे बच्चों के सामने मैं कुछ बोल नहीं सकता था। नहीं मैंने देखा नहीं अलाउड है, मैं आप पान खाता हूँ। सर आप तो एलर्जी के विशेषज्ञ हैं, इतने एक्सपर्ट हैं, तो एलर्जी से जो लोग पीड़ित हैं उनका आहार किस तरीके का वैसे होना चाहिए? डिजीज वाइज आपको चलना पड़ेगा आपको। अगर किसी को अस्थमा है, उसका डाइट चार्ट मेरा अलग बना हुआ है। उसको वो डाइट चाहिए जो कि लेसदार नहीं होए जी। कड़ी जो नॉर्थ इंडिया में चलती है, उड़द की दाल, राजमा, ये सब लेसदार चीजें हैं। भिंडी अस्थमा पेशेंट को नहीं देना। लस्सी पेशेंट्स को, अस्थमेटिक पेशेंट्स को बहुत नुकसान देती है, तो अकॉर्डिंगली आपको डाइट चार्ट बनाना पड़ेगा। अस्थमा का अलग है, स्किन का अलग है। स्किन के अंदर सबसे पहले मैं 2 चीज़ें मना करता हूँ। अल्कोहल नहीं पीनी, देखो उससे रिएक्शन तो नहीं हो रहा। मीठा नहीं ज़्यादा खाना, जो खारिश होती है जिससे हीट और बढ़ेगी। और पेट की तकलीफ है तो आपको छोले भटूरे नहीं खाने हैं जी। मिर्ची कम खानी है, पहले हीलिंग होने दो ना, उसके बाद खाना। तो डाइट यू कैन नॉट प्रिस्क्राइब कि ये नहीं खाना आपने, ये नहीं खाना। आप सब कुछ खा सकते हैं। मैं यहाँ तक बोलता हूँ डाइट चार्ट पढ़ लो, ये चेकलिस्ट है। जो चीज़ें आपको सूट करती हैं वो खाइए, जो नहीं करती थोड़े दिनों के रोक लो, फिर मैं शुरू कराऊंगा आपको। तो हमारी क्लिनिक में सब चीज़ के डाइट चार्ट बने हुए हैं। अस्थमा का अलग है, स्किन का अलग है, पेट का अलग है, जोड़ों दर्द का अलग है। बेसिकली 4 ही एलर्जीज में हमारे एरिया में हम काम करते हैं। बिल्कुल सर, हम चाहते हैं हमारे भारत का हर एक नागरिक स्वस्थ रहे, इसलिए मेरे मन में जितने भी सवाल थे वो मैंने आपसे पूछे। लेकिन कोई ऐसी एडवाइस जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? देखो, जैसे मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ आपको कि 100% हेल्थ किसी को नहीं मिलेगी जी। 5 लेवल्स ऑफ हेल्थ होते हैं। इल हेल्थ, एवरेज हेल्थ, नॉर्मल हेल्थ, सुपर नॉर्मल हेल्थ। सुपर जो राम कबीर की थी, जो बॉडी असेंड कर गए थे, ये हाई बींग्स हैं। हमारी अगर एवरेज हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, फालतू खाना नहीं, जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाओ जी। कहते हैं नींद, भूख, लस्सी, लड़ाई जितनी मर्जी बढ़ा लो, जितनी मर्जी कम करो। फालतू खाने से हम बीमार होते हैं, उससे से जल्दी मोटापा भी आता है। एंड थोड़ा खाने से आप अलर्ट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। एक उतना खाओ जितना ज़रूरत है, फालतू नहीं। थोड़ा खाओ, एक्सरसाइज करो, और लेट नाइट्स में तो बहुत सख्त अगेंस्ट हूँ। आज की पार्टी हो रही है जी 10 बजे खाने पे आना, दिस इज absurd। 4 बजे तक पार्टी चल रही है। एंड अल्कोहल का तो बहुत अगेंस्ट हूँ। अल्कोहल बिल्कुल नहीं, मैं तो इसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ। थोड़ा सोने की कोशिश करो, रिलैक्स करो। एंड मेडिटेशन बड़ा इजीली हम बोल देते हैं, वो होता नहीं है। लेकिन कुछ बैठ के, अकेले बैठ के ध्यान करो, कुछ सोचो आप क्यों आए हो, कहाँ जाना है आपने, जिंदगी के बारे में सोचो। एंड लास्टली पॉजिटिव माइंड रखना, जेलसी नहीं करनी, ग्रीड नहीं करना, आप जिसमें उससे संतुष्ट रहने की कोशिश। बिल्कुल सही आपने कहा, चाहे आपके पास जितना भी है वो आपका अपना है और उसी में खुश रहना चाहिए। अच्छी नींद लेनी है, और इसके साथ ही जो खाना है उस पर टूटना नहीं है, उसको देखकर कंट्रोल में रहना है, अनकंट्रोल नहीं होना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दी। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।